सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यार। देखो, हमने पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके क्वेश्चन आंसर करे थे। होप तुमने रिवाइज कर लिए होंगे। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम आज की क्लास में। और नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस मैंने खुद से पढ़ने के लिए बोला था, मगर ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तुम्हें आगे चैप्टर हैं यार, इसके अलग से चैप्टर हैं, वो तुम करोगे। अभी तुम्हें सिंपल सी बात बता देता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं, वो सब है क्या, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एयर रेजिस्टेंस हुई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम मान के चलते हैं इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, या कुछ केसेस में इफेक्ट भी डालेंगी जब हम इसको पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सच फोर्सेज अपोजिंग मोशन एंड एनी ऑब्जेक्ट विल लूज सम पार्ट ऑफ इनिशियल एनर्जी, है ना। एनर्जी लूज कर देगा अगर कोई अपोज कर रहा है तुम्हें, तो भले ही कम हो। दस अ प्रोजेक्टाइल हैव ट्रैवर्स अ पैराबोलिक पाथ वुड सर्टेनली शो डेरिवेशन फ्रॉम डेविएशन, सॉरी, है ना। तो जो पाथ कवर करने वाला था उसमें थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, है ना। जिसमें आइडियलाइज कोई भी चीज़ को बोलते हैं जो परफेक्ट होती है, और ऐसा केस तो होता ही नहीं है। आइडियल केस हम लेके चलते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, मगर आइडियलाइज हो पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ट्राइजेक्टरी यानी पाथ ऑफ मोशन इन विच इट विल नॉट हिट द ग्राउंड द सेम स्पीड जिससे वो प्रोजेक्ट किया गया था। तो एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और इट इज़ ओनली द वाई कंपोनेंट दैट अंडरगो कॉन्टिन्यूस चेंजेस। तो ये चीज़ समझ में आई। एक्स कंपोनेंट को हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे, सेम रख रहे थे। तो एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोल रखा था हमने। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ ऑफ दीज फैक्टर अफेक्ट हो जाएंगे, और इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और रेंज कम हो जाएगी, डेफिनेटली रुक रहा है ना। भले ही बहुत कम माइन्यूट उस पर हो, या फिर अगर रेंज बहुत ही ज़्यादा आने वाली हो तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज भी दिख सकता है। मैक्सिमम हाइट अटेंड वुड ऑल्सो भी लेस, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, है ना। मतलब तुम देख सकते हो इक्वेशन में किस तरह से अफेक्ट होने वाला है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एयर रेजिस्टेंस वी विल हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम, या फिर लो प्रेशर पे करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है ना। तुम तो जनरली हम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। तो नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस वी इम्प्लाई दैट द चेंजिंग पैरामीटर सच रेंज हाइट जो है इज़ मच स्मॉलर देन द वैल्यू विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर तुम नेगलेक्ट नहीं करोगे या फिर नेगलेक्ट करोगे, दोनों की वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब बात करते हैं यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लास 9th में भी देखा था, बहुत ही अच्छे से हमने देखा होगा अगर तुम्हें याद होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा प्लेन के रिस्पेक्ट में समझते हैं और हमारे वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में समझते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्टेन सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर्स टू द स्पीड विच इज़ यूनिफॉर्म कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। मोशन के पूरे टाइम पे कांस्टेंट रहेगी। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अभी फिगर देख लेंगे। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली इन डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी सी, फिगर 4.19। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कल है, उसका रेडियस आर है, एंगल बनाया डेल्टा थीटा, अगर हम दो वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें तो, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड होती है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है। अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में देखें तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से। अभी ये स्पीड बोल रहे हैं तो बोल्ड नहीं कर रखा, वेक्टर नहीं है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली इन डायरेक्शन, अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, है ना। अब वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझना और एक्सेलरेशन का रोल क्या है यहाँ पे समझना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर तो बन रखी है, मगर इसमें नीचे एक्सप्लेन कर रखा है तो वही पढ़ते हैं पहले। लेट आर एंड आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर एंड वी डैश बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट पॉइंट पी एंड पी डैश एज शोन इन फिगर 4.19, ठीक है। तो दो टाइम पे, और हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, वेलोसिटीज दे रखी है। ए फिगर देखना, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है वहीं पे डायरेक्शन होती है। तो द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड वी डैश आर शोन इन फिगर ए वन को देखना। डेल वी इज ऑब्टेन इन फिगर ए टू, डेल वी ए टू फिगर में निकाला गया यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन। कैसे लगाया ट्रायंगल ऑफ, यहाँ पे देखो पी और पी डैश के बीच में सेंटर से हमारे क्या बन रहे थे, पोजीशन वेक्टर निकल रखे थे, ठीक है। पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने देखा था ये सब क्या होता है। फिर हमने वेक्टर डायरेक्शन निकालने की कोशिश की, जो रिजल्टेंट निकला यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो वो इस तरह का आया, फिगर में देख सकते हो। वी की डायरेक्शन उस साइड, वी डैश की डायरेक्शन उस साइड, और डेल आर या डेल्टा थीटा जो बीच में एंगल बना है। सिंस द पाथ इज सर्कुलर वी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड सो इज वी डैश टू आर डैश, है ना। तो परपेंडिकुलर है सर्कुलर पाथ की वजह से, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमने मैं फिगर बी देख रहा हूँ, ठीक है, फिगर 4.19 में अलग से हमने वी डैश को ले रखा है। देखो ऐसे कर सकते हैं हम, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, ना हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, बस हमें डेल्टा वी दिखाने के लिए हमें अलग से तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ पता चलती है कि परपेंडिकुलर रहेगा, ये तो कन्फर्म है। देयरफॉर डेल वी इज परपेंडिकुलर डेल आर सिंस द एवरेज एक्सेलरेशन लॉन्ग डेल वी एवरेज ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डेल आर। If we place del v on the line that bisect the angle between r and r dash, we see that it is directed towards the center of circle, है ना। सर्कल की सेंटर की ओर डायरेक्ट करता है। क्या देखें अगर इफ़ वी प्लेस del v on the line that bisect the angle between r and r dash, है ना। जैसे हम देखते हैं कि दो कॉर्ड वाला तुमने देख रखा होगा, वही तरीका है। बी देख, फिगर बी कह रहा है कि सेम क्वांटिटीज फॉर सिमिलर टाइम इंटरवल और डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। डेल्टा टी मतलब टाइम गैप, अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस बता पा रहे हैं हम, ठीक है, इनिशियल और फाइनल टाइम में से। तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इन द लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर बिकम परपेंडिकुलर टू आर, और इन दिस लिमिट डेल वी टेंस टू जीरो, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वी, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पेपर में भी पूछ सकते हैं तुमसे कि एक्सेलरेशन सेंटर को क्यों डायरेक्ट करती है। तो यही आंसर है इसका। जैसे टाइम डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है, आर परपेंडिकुलर हो जाता है, आर डेल्टा आर परपेंडिकुलर हो जाता है आर के, और इसमें लिमिट डेल्टा वी जो होती है वो भी जीरो हो जाती है ना। ये टेंजेंशियल है सारा खेल, और यहाँ से गैप ख़त्म हो रहा है ना। मतलब एक रेडियस और टेंजेंट का मैच है ये, और इस वजह से हमारा सेंटर को डायरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, टेंजेंट जब सेंटर से परपेंडिकुलर वगैरह होता है, वही चक्कर है, ठीक है। बोल रहे हैं कि डेल्टा, अच्छा आगे भी बोल रहे थे कुछ, कह रहे थे दस वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये समझ में आती है बात। लेट अस नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी का मॉड डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड आर डैश बी डेल्टा थीटा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल फार्मूला है, अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। तो देखो तुम फिगर 4.19 का ए देखो, यहाँ पे सी पी पी डैश देख रहे हो, और साथ में A2 में देखो जी एच आई, है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, भले ही लोकेशन अलग अलग हो, मगर ये चीज़ समझ में आती है तुम्हें, क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा वी और वी डैश किसके, पोजीशन वेक्टर के। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द बेस लेंथ टू द साइड लेंथ फॉर वन ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर, प्रॉपर्टी पता है ना। कहते हैं ना 9th 10th से सब कुछ आता है, मतलब बैक चल कर बढ़िया से बना के रखना, तो वही चीज़ है। तो डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल आर बाई आर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये चीज़ समझ में आई कैसे आ रहा है। तो वी डेल वी इज इक्वल टू वी डेल आर बाय आर, है ना। मुझे ये इन्होंने कैपिटल आर क्या ले रखा है, ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी। Therefore the ratio of base length to side length for one of the triangle is equal to that of other triangle. डेल वी बाई वी, ठीक, डेल आर बाई आर छोटा ही लेना है, ठीक है। इन्होंने शायद मिसप्रिंट वगैरह कर रखा है, ये क्या चक्कर है, देखते हैं। तो हमारा मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, मतलब अब हम निकाल रहे हैं स्केलर टर्म में, यानी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन का। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वी डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी, वी बाय आर हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है ना। यानी टाइम तो देखो स्केलर है एक तरह से, है ना, या अलग ही चक्कर है टाइम का। तो फॉर डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा थीटा विल ऑल्सो बिकम स्मॉल, एंड देन आर पी बी डैश कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज डेल्टा आर। ये चीज़ समझ में आती है। अगर डेल्टा थीटा अगर छोटा हो गया, डेल्टा टी अगर छोटा हो गया, तो गैप कम हो जाएगा, तो एंगल भी कम हो जाएगा दो पोजीशंस के बीच में, है ना। तो डेल्टा आर जो हो जाएगा वो वी डेल्टा टी हो जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगी हमारी, ये चीज़ समझ में आती है ना तुम्हें, कि डेल्टा आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी डेल्टा टी हो जाएगा। अगर तुम कभी भी अटक जाते हो ना, हमेशा बेसिक फॉर्मूला याद रखा करो। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही तो लिखा है ना। तो यही चीज़ है फिजिक्स में भाई, लॉजिक वही है, और तुम्हें थोड़ा विजुलाइज हो रहा होगा ये, है ना, हो रहा है तो अच्छी बात है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, वही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, बस लिमिट लगा दी। अब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं,
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यही चेक करे भाई। देखो ये पेपर में पूछा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने इन अ प्लेन। तो ये सारे जो अभी तक ऊपर करता है ना, इसको शॉर्ट में लिखना, अपने मन से लिखना भले ही, या फिर कहीं से रेफर कर लेना। तो ए सी जो हो जाएगा हमारा, ये क्या कहेंगे इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी बाय आर इंटू वी, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। कैसे आया, समझ में आया ये चीज़? मैंने वी बाय आर क्यों लिखा बताओ? एक्सेलरेशन क्या होता है? मैं बोलता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही बोलता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो हमने यहाँ से क्या टाइम की वैल्यू निकाली है ना, विद रिस्पेक्ट टू v, ऐसे कह सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये लिखा ना सेंटर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो दे रखा है हमें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी बाई टी दे रखा है, डेल्टा वी बाई टी दे रखा है ना। या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, v बाय आर, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। मैं यहाँ पे देयर फोर के नीचे बता रहा हूँ तुम्हें। ये चीज़ तो इतना तो हमारा क्लियर था है ना, कि हमारा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर था। तो हमने डेल्टा वी इक्वल टू वी डेल्टा आर बाय आर लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है एक्सेलरेशन पे बात, जो कि डेल्टा वी बाई टी होती है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वही चीज़ लिखी मैंने, बस यहाँ पे मैंने डेल्टा वी की जगह पे वी डेल्टा आर बाय आर लिख दिया, ये चीज़ समझ में आई। और वी बाय आर तो हम निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, मतलब स्केलर है, मैग्नीट्यूड है उनका, तो अलग कर दिया। अब लिमिट है हमारे पास डेल्टा टी की, ठीक है, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा आर बाय डेल्टा टी निकालना है, इसलिए उसकी वैल्यू वी आई ना। ये चीज़ समझे कैसे, जो अभी नीचे एक्सप्लेन किया, और के बाद लिखा है ना लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू वी। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो वी बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी हो गया, तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया। ये समझ में आई, मतलब वहाँ से सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ए सी की वैल्यू यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है। दस द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैज अ मैग्नीट्यूड डेल वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, जो कि हमेशा सेंटर के अलॉन्ग डायरेक्ट होगा। तो दिस इज वाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, कि नीट में भी आ सकता है कि किसके अलॉन्ग होता है, मतलब सेंटर के अलॉन्ग होता है, और वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो इससे कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं, और इसको सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं, जो कि न्यूटन ने प्रपोज की थी इस टर्म को। दो एनालिसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज फर्स्ट पब्लिश इन डस्ट वगैरह, है ना। अब ये हाइगन्स का भी नाम तुम बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है, द साइंटिस्ट हाइगन, बट इट वॉज प्रोबेबली नोन टू न्यूटन ऑल्सो सम ईयर अर्लियर। सेंट्रीपिटल जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब सेंटर सीकिंग होता है, सेंटर को ढूंढता है ना। जैसे तुम एक थ्रेड धागे को स्टोन घुमाते हो, तो सेंटर से वो अटैच होता है। सिंस वी एन आर कॉन्स्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। However, the direction changes the point always towards the center, therefore the central destination is not a constant velocity, ये सॉरी constant vector नहीं है, चेंज होता रहता है। We have another way of describing the velocity and acceleration of an object in uniform circular motion as the object move p to p dash in time delta t is equals to t dash minus t। तो लाइन सी पी, इन द लाइन सी पी, जो कि 4.19 फिगर में है, बोल रहे हैं कि एक दूसरा तरीका है हमारे पास वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने का, ठीक है। डेल्टा टी हमें पता है, टर्न्स थ्रू द एंगल डेल्टा थीटा शोन इन फिगर। डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। एक बार 4.19 कहाँ पे है, ऊपर ही थी क्या, हाँ वही फिगर है, ठीक है, वही फिगर है। इस फिगर को दिमाग में रखना आसान है, अब तो हमने काफ़ी डिस्कस कर ली। तो वही बोल रहा है कि लाइन सी पी टर्न्स थ्रू द एंगल डेल्टा थीटा से मूव करता है, और डेल्टा थीटा क्या एक एंगुलर डिस्टेंस है, जिसको हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी एक नया टर्म हो गया तुम्हारे लिए, ओमेगा। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर स्पीड को, एंगल है ना, क्योंकि एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा जो हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर समझो, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर स्पीड, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर स्पीड होता है एंगल चेंज अपॉन टाइम, एंगल चेंज अपॉन टाइम चेंज, ऐसे बोल सकते हैं। नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस, दैट इज पी पी डैश इज डेल्टा एस, देन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। But delta s is equal to r delta theta, therefore v is equal to r delta theta by delta t is equal to r omega। बोल रहे हैं कि v जो है वो डेल्टा s बाई डेल्टा t होता है, बट डेल्टा s क्या होता है, r डेल्टा थीटा। जिससे समझ में आई चीज़ क्या है ना।
ऐसे समझते हैं इसको, रुको। हाँ, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये चीज़ पता थी ना तुम्हें, एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब एंगल आर्क अपॉन रेडियस था, मैंने रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया उससे, है ना। तो एंगल इंटू रेडियस क्या हो गया, आर्क हो गई, तो वही हमारा डेल्टा ऐसे ऐसे कह सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज आर डब्ल्यू। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। अगर देखें तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, जहाँ पे हमने v की जगह डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर कर दिया, दैट इज वी डब्ल्यू स्क्वायर आर कह सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, कोई भी पूछे कभी भी दिमाग में रखना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये इसको याद कर लो। ये तरीका मैंने बता ही दिया है, और न्यूमेरिकल करोगे तो हो भी जाएगा यार। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, अगर हम सेंट्रीपिटल की बात करें। अब तो वैल्यू डाल के चेंज कर लेना। और टाइम टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन, टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। हाँ, ये चीज, इस टर्म को थोड़ा समझ लो। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड, एंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक टाइम पीरियड पे कितने रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड पे कितनी रिवॉल्यूशन लिया है उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। और कितनी रिवॉल्यूशन ले पाएगा एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड कहेंगे। However, during this time, the distance moved by the object s is equals to 2 pi r। ऑब्वियस है, एक रोटेशन लेगा तो क्या होता है, पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 pi r, तो वही तो है। देयरफॉर v इज इक्वल टू, v क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हमने डिवाइड करा, यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा, ऐसे कह सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट ओमेगा जो होता है वो 2 पाई भी हो जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा था, ये जो वेलोसिटी थी ये ओमेगा थी। देखो ओमेगा जो होता है वो अभी मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर होता है ना। तो वही है, आर का चेंज आ गया, है ना। आर से डिवाइड कर देंगे वी को तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम होता है ना, 1/टाइम। तो 2 पाई अपॉन टाइम कह सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए सिर्फ। तो देखो 2 पाई क्या है, एक तरह से एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 हो, बात मानते हो। उसको टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने, यानी एक रिवोल्यूशन के लिए हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी एक डिस्टेंस अपन टाइम का चक्कर आ गया, वही तो हमारी एंगुलर स्पीड हो गई, है ना। तो वी जो हो जाएगा 2 पाई r, म्यू बोलते हैं वैसे इसको, म्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये जो थोड़ा टिल्ट सा वी बना रखा है। और एक्सेलरेशन अकॉर्डिंगली आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है याद करने की, एक दो फॉर्मूला याद है तुम्हें तो ये सारी चीज़ें तुम खुद डिराइव कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक जैसे चीटी जो है वो 12 सेंटीमीटर के रेडियस में है, अलॉन्ग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। What is the angular speed and the linear speed of the motion? और is the acceleration vector a constant vector? क्या है मैग्नीट्यूड उसका, बहुत सारे सवाल पूछ लिए, असल में दो हैं, अगर ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें रेडियस दे रखा है, तो ओमेगा आ जाएगा, देखो 2 पाई अपॉन टाइम आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो हमने 7 रिवोल्यूशन कह रहा था, तो हमने 7/100 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से रेडियन अपॉन सेकंड में आंसर आ गया। देखो थोड़ा यूनिट का भी ध्यान रखना। लीनियर स्पीड जो हो जाएगी वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो 0.44 पर सेकेंड इंटू 12 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा कह रहा था ना मैं, वही तो लिखा है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल एट एवरी पॉइंट, और द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल सिंस दिस डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। बोल रहे हैं ना, पूछ रहे थे कि क्या एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर है, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल। तो फिर भी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, भले ही डायरेक्शन ना हो। तो कहाँ गए, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हमारा ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, दैट इज़ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। सेंटीमीटर में बात चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की। फिलहाल समरी पे आ जाते हैं फटाफट से। स्केलर क्वांटिटी हमने देख लिया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी हमने देख लिया विद डायरेक्शन ऑल्सो। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर लैम्डा जो है वो अगेन वेक्टर होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 2 वेक्टर एडिट ग्राफिकली, हेड और टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, या फिर वेक्टर एडिशन करते हैं तो कॉम्पिटेटिव होता है ना। आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, और किसी के साथ भी ज्वाइन कर लो, एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। और नल और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, तो अगर किसी वेक्टर में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नल वेक्टर हो जाएगा वो असल में। और नल वेक्टर का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना ऊपर से, मैंने बढ़िया से समझा रखा था तो मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो एक टाइप का एडिशन ही है, बस उसके नेगेटिव, उसको उस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है। मैग्नीट्यूड को वही रहने देना। द वेलोसिटी ए कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स अलोंग टू गिवन वेक्टर ए एंड बी लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है।
रियल नंबर है ये लैम्डा और म्यू। यूनिट वेक्टर जो होता है एन कैप ए अपॉन मॉड ए होता है, यानी वेक्टर अपॉन स्केलर होता है, जिससे सिर्फ यूनिट बचती है ना। यूनिट वेक्टर आई जे के कैप जो है वो अलॉन्ग द एक्स वाई जेड है रिस्पेक्टिवली, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसके बाद ये तुम्हें आई कैप जे कैप, अगर हम वेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके कंपोनेंट्स में अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ऐसे कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड उसका रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा हमारे ए वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो वेक्टर कैन 11 पॉइंट देखते हैं, वेक्टर कैन बी कन्वीनियंटली एडिड यूजिंग एनालिटिकल मेथड, ठीक है। और इफ सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी एक्स वाई प्लेन में, तो हम उसको कंपोनेंट्स में भी देख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय आर, जो होता है एक्स आई के वाई जे के, वही सब है। बस तुम्हें लाइक टर्म को एक साथ लाना है। और इफ एन ऑब्जेक्ट अंडर को डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इन टाइम डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी डेल्टा वी बाई डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगी, है ना। और लिमिटिंग वैल्यू के साथ लिमिट लगा देंगे अगर डेल्टा डी टेंस टू जीरो, यानी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुम डिफरेंशिएशन जानते ही हो, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, है ना, किसी भी वेक्टर के अकॉर्डिंग। मतलब आई कैप के लिए भी तुम करोगे जी के, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसी हिसाब से वैल्यू डाल देना, ठीक है। फिर एवरेज आइसोलेशन की बात आती है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या वी माइनस वी डैश वाला चक्कर लग जाता है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फिर एसोलेशन का भी सेम चक्कर है। अब यहाँ पे आता है कि 15 वाला पार्ट देखो, ये थोड़ा अलग सा है, मतलब हमने इसके डिस्कस भी करा था। आर इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इनिशियल भी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, सेम विद वेलोसिटी ऑल्सो, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस अलॉन्ग द डायरेक्शन, मतलब अलॉन्ग द एक्सिस देखा जाएगा, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज सुपर पोजिशन ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। अब आते हैं इस पर। ये हमारा था प्रोजेक्टाइल, और एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, सिंपल। कभी पेपर में आएगा, पूछा जाएगा, तो ये सारी क्वेश्चन, ये जो है ना 16 पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लो, यही है जो है तुम्हारा, ठीक है। एग्जैक्ट लिख देना, एग्जैक्ट समझ लेना। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, एक बार मैं तुम्हें दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पेपर में आता ही आता है, या तो क्वेश्चन आएगा या इसको एक्सप्लेन करना आएगा। तो ये 16th नंबर पॉइंट तुम्हारे समरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंटेड टू विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, मेक एन एंगल थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस, एंड इफ यू अज्यूम इट्स इनिशियल पोजीशन टू कंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, जिसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ये सारी इक्वेशन जो है तुम्हें सिमिलर सी लग रही होंगी, सिमिलर ही है वो, है ना। वाई इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला होता है, ज़रूरी नहीं है मेमोराइज करो, तुम फटाफट बना लोगे अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी। देखो हमने पिछली क्लास में कर ही रखा है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो ये है, एच एम इजिकल टू, इसको थोड़ा याद सा कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट भी डाल सकते हो पेपर में, कि ये तुम्हारी एडवांटेज हो जाएगी। वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर बाई टू जी, और टाइम टेकन टू रीच द इस हाइट पे पहुंचने के लिए बस वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी हो जाएगा। और रेंज जो हो जाएगी वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, या इसको यू बोल सकते हो, वी नॉट को यू बोल सकते हो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना। और यूनिफॉर्म मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी डायमेंशन है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद सिंबल है, उनके डायमेंशन, उनके यूनिट है, उनके रिमार्क हैं, ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। वैसे तो हमने सभी कवर कर लिया है, और ईजी हो जाता है अगर यहाँ से करो तो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि हल्ला आ रहा होगा पीछे से, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बढ़िया यार, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो है रेफर करने के लिए हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या होती है, तो तुम T-1 कर दोगे, ठीक है। और रिमार्क भी देख लेना, फॉर्मूले सारे यहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट कह सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंटर में वही है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पहला पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसी हिसाब से पढ़ लेना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।